पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज दोस्ती के नाम। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। किशोर कुमार और मन्ना डे का ये ट्रैक अगर आपने नहीं सुना तो इसका मतलब है आप पैदा नहीं हुए। शोले मशहूर फिल्म, बॉलीवुड की शायद सबसे मशहूर फिल्म का ये जो ट्रैक है, ये दो दोस्तों के बारे में है। पहला गाना है शोले का, 1975 की रमेश सिप्पी की प्रोडक्शन है। और जो शोले में ये जो होता है वो अल्टीमेटली दोस्ती की स्टोरी है। एक होते हैं वीरू, प्लेड बाय धर्मेंद्र। एक होते हैं जय, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन। वीरू का अजीब सा कैरेक्टर होता है। वीरू जो है वो आप कह सकते हैं थोड़े से नॉटी होते हैं, दारू शारू पीते हैं, लड़कियों के शौकीन हैं, थोड़े से इमोशनल होते हैं। जय बड़े सुलझे हुए हैं, बड़े सेल्फलेस हैं। एंड में मैं स्पॉइलर नहीं आपको दूंगा, बड़े सोबर किस्म का बंदा है। अमिताभ मतलब जय और वीरू मतलब जो इमोशनल धर्मेंद्र हैं, इनकी दोस्ती अल्टीमेटली टेस्ट गब्बर सिंह करता है, जो बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे मशहूर विलन है। अमजद खान साहब ये किरदार अदा करते हैं। ये इनका पहला रोल था जो जो रामगढ़ के वासियों को तंग करता है, और ये दोनों से उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं अल्टीमेटली। जो मैं स्पॉइलर आपके लिए नहीं कहूंगा, अगर आपने शोले नहीं देखी तो फिर आप यू रियली शुड डू इट, बट ओनली आफ्टर दिस शो, बिकॉज आज का शो, आज का महाज दोस्ती के बारे में है। ऐसी दोस्तियां जो अजीब से कैरेक्टर्स के दरमियान होती हैं, जो जो दोस्त लगता तो नहीं है कि होना चाहिए उन्हें, मगर वो दोस्त बन जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर में, बैन अल-अक़वामी सियासत में, जियो पॉलिटिक्स में ये दोस्तियां हमने देखी हैं। पाकिस्तान की जब वो डिक्टेटरशिप में होता था, अयूब खान के जमाने से ज़िया-उल हक बल्कि मुशर्रफ के जमाने तक वो दोस्ती चली। इवन दो पाकिस्तान फौजी चलाते थे, मगर अमेरिका जो 250 साल से दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, दोस्ती निभाई, और आजकल हमें पता है कि वो दोस्ती जो है ड्विंडल कर गई है। मगर यही हम अब आज हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती के बारे में कह सकते हैं। हिंदुस्तान सालों से बल्कि दहाइयों से अमेरिका का दोस्त नहीं था, मगर ऐसा क्या हुआ है कि आज हिंदुस्तान अमेरिका का खाली दोस्त नहीं, एक इंटरनेशनल उसका शायद सबसे करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले दिनों हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो दौरा किया, लग रहा था कि एक सुपरस्टार वॉशिंगटन आया है। और ये वही बंदा है नरेंद्र मोदी जिन्हें 15-16 साल पहले यही अमरीकी वीजा नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनका जो रोल था गुजरात के राइट्स में 2002-3 में, उसके बेसिस पे, जिसमें तकरीबन 1000 मुसलमान से ज्यादा मारे गए थे, उसको बेसिस बना के नरेंद्र मोदी साहब वाज नॉट वेलकम्ड इन अमेरिका। आज जिल बाइडेन साहिबा जो फर्स्ट लेडी हैं, वो खुद तवज्जो देती हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या खिलाया जाए। तो ऐसा क्या हो गया है कि नरेंद्र मोदी और उनके, ऑब्वियसली खाली उनके नहीं बल्कि उनके मुल्क के जो मसले हैं, कश्मीर का मसला है, मुसलमानों के साथ मसले हैं, माइनॉरिटीज के साथ मसले हैं, प्रेस के साथ सप्रेशन है, उनको कालीन के नीचे स्वीप कर दिया गया और नरेंद्र मोदी को एक हीरोज वेलकम मिला। वेल, मुद्दा है, वो सवाल जो बनता है कि दो अलग मुल्क, क्यों ऐसे बिल्कुल अलग मुल्क जो दहाइयों से दोस्त नहीं थे, वो क्यों अब एकदम दोस्त बन गए हैं? इसका जवाब सिंपल है, सिक्योरिटी। चाइना ने एक चांस दिया है अमेरिका को कि वो, या शायद हिंदुस्तान को, कि ये दोनों मुल्क जो हैं चाइना के बेसिस पे एक दूसरे से करीब हों। अब चाइना ने ऑब्वियसली का जो इकोनॉमिक राइज है वो तो हुआ है, मगर हाल में दो चीजें हुई हैं जिससे ये मुल्क हिंदुस्तान और अमेरिका और करीब हो गए हैं। एक ऑब्वियसली रशिया, जो चाइना का दोस्त है, उसकी जो जंग हुई है, उसकी वजह से थ्रेट हुआ है कि अब चाइना भी शायद ताइवान के साथ वही करे जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया है। मगर एक और चीज, एक और जंग जो लग सकती है किसी भी वक्त, अभी भी हम देखते हैं कि टेंशन हैं। इंडिया का जो चीन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उधर चीन ने पिछले 2-3 सालों में जो एक्शन किया है, हिंदुस्तान जो टेरिटरी क्लेम करता है उस पर कब्जा किया है, वो जो एक्शंस हैं चीन के, उन्होंने हिंदुस्तान और अमेरिका को करीब कर दिया है। अब जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने तो ये डेमोक्रेसी वाला कार्ड खेला, बार बार खेला। वॉशिंगटन में आए, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा लफ्ज जो उन्होंने स्पीचेस की, उन्होंने जमहूरियत का लफ्ज, डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया। मगर अमेरिका ने भी
इसको रेसिप्रोकेट किया, जवाब दिया। और जब पूछा गया उनसे, सदर बाइडेन से, कि आप ये मोदी साहब के जो गुनाह हैं, ये जो मसले हैं, ये जो कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ वगैरह, माइनॉरिटीज के साथ, क्या आप ये बात करते हैं? तो सदर साहब ने कहा कि देखो, ये जो हैं, ये जमहूरियत हैं, इनमें और चीन में मुझे वाज़े फर्क लगता है। चीन के सदर को मैं डिक्टेटर बोलूंगा, मोदी को मैं ये नहीं बोल सकता। लुबे लुबाब है, आप ऑब्वियसली डिटेल में देख सकते हैं क्या हुआ है, मगर इशू जो है बड़ा सिंपल है और पाकिस्तान के लिए स्पेशली बड़ा गंभीर है कि हिंदुस्तान के मसलों को अमेरिका क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों अवॉइड कर रहा है, क्यों स्वीप कर रहा है। और ये सवाल का जवाब कम से कम मेरे लिए एक ही बंदा दे सकता है। ये मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट कॉलमनिस्ट हैं, इंडिया के सबसे शायद मोतबर अखबार इंडियन एक्सप्रेस में। हमारा क्या रिश्ता है बताऊंगा, मगर आशुतोष वार्ष्णेय, आदाब, क्या हाल है आपके? आदाब, आपके हाल कैसे हैं? हम ठीक हैं। वेरी गुड। आशु, आप सॉल गोल्डमैन प्रोफेसर हैं ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड सोशल साइंसेज एट ब्राउन यूनिवर्सिटी, साथ ही लगती है रोड आइलैंड में, न्यूयॉर्क से ज्यादा दूर नहीं है, where you are the director of the Saxena Center for Contemporary South Asia, the Watson Institute। मेरे साथ आप मेरे just like I am एक non-residential senior fellow हैं Atlantic Council में, but most importantly आप मेरे उस्ताद रहे हैं और आपने मेरे बचपने से उल्टे सीधे जवाब क्लासरूम में मिशिगन में, जिधर मैं आपका स्टूडेंट होता था, 2-3 आपकी क्लासेस मैंने ली हैं। जब से मैं आपसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा हूं, आज भी करूंगा। इजाजत है सर कि नहीं है? बिल्कुल कीजिए, सवाल कीजिए। अच्छा, तो सवाल बनता है, ये सवाल जब मैंने आज ही सुबह आपका जबरदस्त कॉलम छपा इंडियन एक्सप्रेस में, उस कॉलम में आपने डिक्लेयर किया कि व्हाई इंडियन डेमोक्रेसीज लिबरल, बल्कि एक्सप्लेन किया व्हाई इंडियन डेमोक्रेसीज लिबरल डेफिसिट्स आर नॉट अ डील ब्रेकर फॉर द यूएस। तो वही फिर वो जो इमाम साहब हैं, एक और कैरेक्टर हैं शोले में, उनकी एक मशहूर लाइन है, वो मैं अब आपसे पूछूंगा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है कि एक बंदा आता है जिसके ऑब्वियसली सीरियस मसले मसाइल हैं अपने मुल्क में, उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इतना सन्नाटा क्यों वाशिंगटन में हो गया? उसे हीरो क्यों बना दिया गया है? द फ्लोर इज योर्स आशु वार्ष्णेय। देखिए, डेमोक्रेटिक थ्योरी में और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी डेमोक्रेसी को दो तरीके से देखा जाता है। एक तरीका है लिबरल डेमोक्रेसी, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, वो सिर्फ इलेक्शन से उसका ताल्लुक है। लिबरल डेमोक्रेसी इलेक्शन से आगे जाती है, वो कहती है कि इलेक्शन के बीच, दो इलेक्शन के बीच गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है, क्या माइनॉरिटी राइट्स पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, क्या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, विच को हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं, सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, वहां लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं कि नहीं। ये सब सवाल इलेक्शन के बीच के हैं। इलेक्शन के दौरान जो इंडिया का डिस्कोर्स है, इंडिया का कॉन्टेस्टेशन है, और जो चैलेंज मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलते आए हैं पिछले 9 साल से, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्टोरल सेंस में, चुनावी सेंस में हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है। उसकी सबसे बड़ी जो एविडेंस है वो ये है कि 28 स्टेट्स में जो 13 स्टेट्स जो हैं, आधी स्टेट्स हिंदुस्तान की, वहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट होके आई है। उसमें से 5-6 स्टेट्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वहां मोदी जी ने काफी कैंपेन किया था, 10 दिन किया, 15 दिन किया, और हारे। और जो पार्टी जीती उसने सरकार बनाई। तो इलेक्टोरल सेंस में इंडिया डेमोक्रेसी है, ये तो मानना पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक थ्योरी भी मानेगी, स्कॉलरशिप भी मानेगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को भी मानना पड़ेगा। ये जो भी जहां कहीं भी हैं, आप लेफ्ट पे हैं कि राइट पे हैं, आपको मानना पड़ेगा ये। लेकिन
लिबरल डेमोक्रेसी को अगर आप ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का है, अगर उसको देखें तो वहां इंडिया की डेमोक्रेसी डिक्लाइन की तरफ बढ़ चुकी है और काफी डिक्लाइन हुआ है 2014 से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि वो अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से बोले या कॉन्शियंस के हिसाब से लिखा। प्रेस की फ्रीडम कम हुई है। करीब 17,000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन 2014 और 2021 के बीच में उनका रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर लिया गया है, या उनकी परमिशन फॉरेन से फंड्स लाने की विड्रॉ कर ली गई है। 7,000 से ज्यादा लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस पे जेल में डाल दिया गया है। उसके लिए एक लॉ है UAPA, उसका इस्तेमाल किया गया है। और माइनॉरिटी राइट्स, स्पेशली मुस्लिम्स और टू सम एक्सटेंट क्रिश्चियंस आल्सो, उनके राइट्स बहुत ज्यादा कम हुए हैं। लीगली भी मुसलमानों के अगेंस्ट, तो लीगली भी, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान, ये लॉ पास कर दिया पार्लियामेंट ने, दोनों हाउस ने किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम हिंदुस्तान में आ सकते हैं और सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकते। तो ये एक फंडामेंटल डिपार्चर है इंडिया के सिटीजनशिप लॉ में जो 1955 में बना था। उसमें कोई रिलीजियस डिस्टिंक्शन नहीं था, उसमें कोई रिलीजियस डिस्टिंक्शन नहीं था। कोई भी रेफ्यूजी कहीं से भी आए, कोई इमिग्रेंट कहीं से भी आए, वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। ये प्रिंसिपल था 1955 के लॉ का, वो चेंज हो गया है। अब जो रेफ्यूजी आएंगे पाकिस्तान से, अगर मुसलमान रेफ्यूजी आते हैं या बांग्लादेश से, तो वो सिटीजन नहीं बन सकते। आपका जो मौकिफ है ओवरऑल आशु, जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एज पॉलिटिकल साइंस को अगर हम रखें और उसकी डिस्क्रिप्शंस को सामने रखें जो आप पढ़ाते हैं, जो हमने गलती से पढ़ लिया आपके नीचे, वो आप ये समझाना चाह रहे हैं कि टेक्निकली वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उधर इलेक्शन वक्त पे होता है, उधर 28 स्टेट्स में से सबसे बड़ा जो इसका सिग्निफिकेंट वो एविडेंस है वो ये है कि 28 स्टेट्स में से 13 में उनकी जो हुकूमत है वो नहीं है, दूसरी पार्टियों की है। इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री और फेयर क्लियरली हो रहा है, डिक्टेटरशिप कम से कम नहीं है हिंदुस्तान की। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी उसका चेक लगता है। मगर लिबरल वैल्यूज जो डेमोक्रेसी की हैं, जिसमें लोगों का हक राय, जिसमें लोगों का फ्रीडम टू लिव, फ्रैंकली फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू बाय एन अपार्टमेंट इन मुंबई फॉर एग्जांपल, राइट, बेसिक जो फ्रीडम्स हैं वो एट्रोफी हो रहे हैं। और उसमें मुसलमान, उसमें क्रिश्चियंस, बाकी अकलियतें, उसमें आपने कहा प्रेस ऑफ कोर्स, उसमें एक्टिविस्ट्स, एनजीओज वगैरह को टारगेट किया है, हजारों लोगों को जेल में डाला। तो अब फिर से मगर पूछूंगा कि ये अगर आशु वार्ष्णेय को ये पता है, जो ब्राउन में बैठा हुआ है रोड आइलैंड में, ये पढ़ा रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो ये ऑब्वियसली सदर बाइडेन को, टोनी ब्लिंकन को, बाकी जो इनकी पूरी कैबिनेट है जिन्होंने इनके साथ लंबा चौड़ा खाना खाया, जिल बाइडेन को जिन्होंने अपने हाथ से, मेरा ख्याल है, ये तैयार करवाया ये खाना, इनके लिए गाला किया, इनको क्या ये चीज समझ नहीं हारी? क्योंकि अमेरिका तो हम इधर रहते हैं, हमें पता है अमेरिका एक बीकन है डेमोक्रेसी का दुनिया के लिए। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है अमेरिका को हिंदुस्तान की कि ये जो मसले मसाइल हैं इनको साइड पे रख के मोदी जी जो हैं, जिनको वीजा नहीं मिला था 15 साल पहले, आज स्टेट गेस्ट बने हुए, क्या हुआ है? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम, अब हमको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह से पावर पॉलिटिक्स चलती है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो पावर पॉलिटिक्स चलती है, उसमें जो डोमिनेंट पावर है वो हमेशा देखती है कि उनका राइवल, उनका एडवर्सरी कौन है। तो 1948, 47, 48, 49 के बाद वो राइवल था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया 1990, 91 में। तो
इंटरनेशनल सिस्टम बाइपोलर के बजाय वो यूनिपोलर बन गया। उसका एक ही पोल था, यूनाइटेड स्टेट्स का कोई इफेक्टिव चैलेंज नहीं दे रहा था। 2010 या आप कह सकते हैं 2014-15 के बाद ये बात साफ हो गई है कि चीन अब एडवर्सरी बनता चला जा रहा है। जब सो कॉल्ड चाइनीज डोर, जब चीनी दरवाजा हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ने खोला था, पाकिस्तान के थ्रू खोला था। इंसिडेंटली वो स्टोरी बहुत बहुत ही साफ है, बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू वो दरवाजा खुला था। क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का अच्छा दोस्त था और पाकिस्तान चीन का भी दोस्त था। तो पाकिस्तान के थ्रू वो चीनी दरवाजा खोला गया। माओ से निक्सन की मुलाकात हुई और 1980 के बाद, माओ की डेथ 1976 में हुई है। 1980 के बाद डंग शाओपिंग ने सिस्टम को चेंज करना शुरू किया। 1980 से लेके आप कह सकते हैं 2010 तक, करीब 30 साल, और 2012 के लिए शी जिनपिंग 2012 में आए हैं। करीब 30-32 साल चीन को अमेरिका ने अपना पार्टनर समझा और दोस्ती की काफी बात हुई। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये आसानी से नहीं होता कि एक दूसरी पावर राइज कर रही है। वो अब इस वक्त देखिए, 2010 तक ही हो गया था ये। 2010 तक चाइना दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमिक पावर बन गई थी। इस वक्त चाइना का जीडीपी है 18.6-18.7 ट्रिलियन डॉलर्स। अमेरिका का जीडीपी है करीब 24 से 25 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो और आप ये सोचिए चाइना के बाद नंबर 3 कौन है इकोनॉमिक टर्म्स में? जापान, जर्मनी है इस वक्त। जापान, जर्मनी नंबर 3, नंबर 4 हो जाते हैं। ये 5.4, 5.3, और पांचवा है हिंदुस्तान 3.3, 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स, पांचवा सबसे। सो ये हायरार्की है जीडीपी के हिसाब से। जब चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर हो गई, बन गई, तब उन्होंने ये सोचा, शी जिनपिंग ने ये सोचा कि भाई हमें अब कोई पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है चाइना को। हमें अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करना पड़ेगा और करना चाहिए, और हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। उसमें सबसे बड़ा इशू ये है उनके लिए कि ताइवान इंडिपेंडेंट रहेगा या ताइवान चाइना का पार्ट बनेगा। ताइवान 1895 से 1945 तक जापान ने जब कैप्चर किया था, तो इंपीरियल चाइना से उन्होंने ताइवान को निकाल लिया। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि ताइवान जो है हिस्टोरिकली, वही आर्गुमेंट है जो यूक्रेन के लिए इन्होंने दिया है कि चाइना की सेंचुरीज की तारीख में ताइवान चाइना का पार्ट था। अब चाहे ताइवानीज इस वक्त कहें कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जैसे यूक्रेनियन साफ लग रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उससे चाइना को कोई मतलब नहीं। चाइना कह रहा है कि ताइवान को चाइना का पार्ट होना पड़ेगा। जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, वो ये हैं कि ताइवान को सिक्योरिटी गारंटी मिली हुई है। ताइवान को फोर्सफुली ऑक्यूपाई चाइना नहीं कर सकता, और चाइना अगर ताइवान को बनाना चाहता है चाइना का पार्ट, तो वो एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो गया है। श्योर। और यूक्रेन के बाद जिस तरह, अच्छा, आप अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखें जो कुछ पब्लिकली जिसके बारे में बात हुई है, मतलब इंटेलिजेंस चीफ्स ने नहीं बात की है, लेकिन जो पब्लिकली लीक करते हैं, सेलेक्टिवली लीक करते हैं, आप जर्नलिस्ट कितने सालों से आप जानते हैं कौन सी चीजें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सेलेक्टिवली लीक करती है आपको। तो उसमें ये साफ हो गया है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन अब ये है, कैलकुलेशन में ये साफ हो गया है कि चाइना ताइवान को ऑक्यूपाई करने की प्रिपरेशन कर रही है। श्योर।
और ये इससे सारा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बदल जाएगा। अगर चाइना ने ताइवान को ऑक्यूपाई कर लिया तो ये यूक्रेन से बड़ा मसला होगा, क्योंकि यूक्रेन, देखिए यूक्रेन, ताइवान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ये इकोनॉमिक्स वालों को मालूम है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और स्ट्रेटजी वालों को नहीं मालूम है जनरली। ताइवान का पर कैपिटा इनकम $32,000 है। ताइवान का पर कैपिटा इनकम 8 से 9 गुना है यूक्रेन से आप कंपेयर करें। चाइना, ताइवान का जीडीपी जो है वो 5 गुना, करीब 4 से 5 गुना बैठता है। ताइवान वर्ल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का कैपिटल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चिप्स की बात हो रही है, जो चिप बैन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ने किया लास्ट ईयर, जो हर चीज में जाता है, हर चीज में जाता बिल्कुल, है, जो हर चीज में जाता है, आपके फोन में जाता है, आपके वेपन्स में जाता है, ठीक है। और तो अगर ताइवान ऑक्यूपाई होता है तो वो इंटरनेशनल ऑर्डर कंप्लीटली रीशेप हो जाएगा, और वो चैलेंज यूनाइटेड स्टेट्स को स्वीकृत नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो तैयारी है वो करंट इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने की तैयारी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स करीब आते चले जा रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की ये मोटिवेशन है, हिंदुस्तान की मोटिवेशन साफ है। मीलों लंबा जो बॉर्डर है, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर तो छोटा है, कितना भी बड़ा पाकिस्तान को लगे, लेकिन ये कंपेयर टू इंडिया चाइना बॉर्डर तो छोटा है। और क्रेडिबल रिपोर्ट्स, बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट्स से कहती हैं कि 2020 के बाद मीलों, सैकड़ों तो है ही, हो सकता है कुछ हजार मील, लेकिन सैकड़ों मील तो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिए। तो इंडिया चाइना राइवलरी बढ़ रही है, अमेरिका चाइना राइवलरी बढ़ रही है। दो राइवलरी जो बढ़ी हैं, इसकी वजह से अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती बढ़ रही है। ये लॉजिक है, ये लॉजिक साफ है, ये तर्क है, ये लॉजिक है। अब इस सब में, अगर लॉजिक तो साफ है, अब इस सब में जो पाकिस्तान का जो एक मुद्दा बनता है, पाकिस्तान आप कैसे देखते हैं इस सब में? आई नो ये आपने अपने कॉलम में कवर नहीं किया अभी तक, तो ग्रेट पावर राइवलरी का जो फ्रेमवर्क है आपने एक्सप्लेन किया, उसमें हिंदुस्तान और अमेरिका का जो अलायंस है, ये जो इत्तेहाद है, समझ आता है। मगर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक लोकल आर्ग्यूमेंट है, आप कह लें इंटरनल आर्ग्यूमेंट है, डेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट है, वो भी आपने एक्सप्लेन की। एक तो उस पर सुनना चाहूंगा कि दोस्ती तो चलें, इन दोनों की अब समझ आ गई मुझे कि क्यों हो रही है, मगर क्या अमेरिका इंडिया के फॉल्ट्स, और ये फंडामेंटल फॉल्ट्स हैं, क्योंकि जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि इंडिया का जो आईन है, इंडिया जो कानून है, उसको चेंज किया जा रहा है, उसका स्पिरिट, उसका सेक्युलर स्पिरिट जो है उसे डिस्टोर्ट किया जा रहा है। तो एक तो ये है, और इसकी कॉस्ट है, इंटरनली भी कॉस्ट है और ऑब्वियसली एक्सटर्नली भी होंगी। एक तो इस पे एक्सप्लेन करें कि अमेरिका कितना फ्लेक्सिबल रहेगा, कब तक फ्लेक्सिबल रहेगा, और दूसरा फिर पाकिस्तान का प्लीज मुझे एंगल एक्सप्लेन करें, स्पेशली एक कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे समझ नहीं आई, और उसमें थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन ये भी करेंगे कि मुझे, क्योंकि मुझे पता है आप सिविल जो है सोसाइटी देखते हैं, सिविल राइट्स को देखते हैं, जो एक और चीज कह गए मोदी साहब कांग्रेस में कि हिंदुस्तान, फाइनली हिंदुस्तानी जो हैं वो रूल कर रहे हैं, 1000 साल से हमें बाहर के लोगों ने रूल किया। अजीब सा मुझे लगा, अंग्रेजों की तो समझ आती है, बाकियों की मुझे समझ नहीं आई, वो भी आप प्लीज काइंडली एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, तो पहला सवाल जो आप कर रहे हैं, इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, उसमें जो डिस्टिंक्शन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी का है, उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका साफ साफ कह सकता है, भाई इलेक्शन तो होते हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं, इलेक्शन से जो जीतते हैं वो सरकार बनाते हैं, इलेक्शन से जो नहीं जीतते हैं वो अपनी हार मान लेते हैं। और देखिए, डेमोक्रेटिक डेफिसिट अमेरिका का ये भी सोचना पड़ेगा। ट्रम्प के बाद अमेरिका की डेमोक्रेटिक फाइट जो है वो बिटवीन द इलेक्शंस फाइट नहीं है,
जो हिंदुस्तान की फाइट है, सो हम लोग जो लिबरल हैं हिंदुस्तान के, हमारी फाइट क्या है? बिटवीन द इलेक्शंस की फाइट, हम उस पर चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को, राइट? लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेटिक डेफिसिट फाइट है, वो इलेक्शन की लेजिटिमेसी का झगड़ा हो रहा है ना। अब आप पूरी एक रिपब्लिकन पार्टी, मेजर पार्टी, जिसके पास देखिए 30% तो रिपब्लिकन है अमेरिका के, 33 से 34% डेमोक्रेट बैठते हैं, 35% आपके इंडिपेंडेंट हैं। जो रिपब्लिकन्स हैं, जो कंफर्म रिपब्लिकन्स हैं, 30 से 33%, 30 से 32%, उनका 80% लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प को हम फिर कैंडिडेट बनाएंगे, और ट्रम्प कह रहे हैं कि इलेक्शन वो हारे ही नहीं, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स रिपब्लिकन पार्टी के 2022 के कांग्रेशनल और सेनेट इलेक्शंस में भी वो कहते रहे कि इलेक्शन रिग हुआ है। तो अमेरिका का डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो है वो भी आपको नोट करना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान ने कहा होगा अमेरिका से डिप्लोमेटिक डायलॉग, आप भी फ्लॉड डेमोक्रेसी हैं, हम भी, आप कहना चाहते हैं हम फ्लॉड है, हम भी फ्लॉड है, मान लिया, चलिए इंटरेस्टिंग, मान लिया। अगर ये इस तरह से कहा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन देखिए, और हमको भी स्टेट डिपार्टमेंट ने बुलाया था ब्रीफ करने के लिए, हम आपको चाहते, हम हाउस रूल्स के अंदर है तो हम नहीं बता सकते किसने क्या कहा, लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि भाई आपका क्या आर्गुमेंट है, हमने जो आपको आर्गुमेंट दिया वही आर्गुमेंट उनको दिया। उनका सवाल, उनका भी ये था कि ये भी कहा जा सकता है अमेरिका भी फ्लॉड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस क्या कह रही है? हमने कहा बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस ये कह रही है कि आपका इलेक्टोरल प्रॉब्लम है, आपका नॉन इलेक्टोरल प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो उसमें जो है दोनों के डेमोक्रेटिक डेफिसिट्स के बेसिस पे आप कह सकते हैं कोई ज्यादा एक स्लैप ऑन द रिस्ट कहा जाता है, स्लैप ऑन द रिस्ट हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, उस पर झगड़ा नहीं हो सकता, फंडामेंटल झगड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी, एक और बात ही, सिक्योरिटी कंसिडरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल झगड़ा, अगर इंडिया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी नहीं रहे फ्यूचर में, तब झगड़ा हो सकता है तब ये सिक्योरिटी आर्गुमेंट को सीरियस चैलेंज तभी आएगा जब इंडिया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। ये आसान काम नहीं है। जो मोदी पॉलिटिक्स है, अभी तक तो ये नहीं लग रहा, हो सकता है, क्या हमने फ्यूचर किसने देखा है, अभी तो नहीं लग रहा कि अटैक इलेक्टोरल प्रोसेस पे है, अटैक है नॉन इलेक्टोरल डायमेंशन से डेमोक्रेसी। तो ठीक है, ये तो आपका पहला सवाल है। हाँ, तो मगर सवाल पे मैं आता हूं, लेकिन पहले बताइए आपको अभी। हाँ, नहीं, इसमें एक फॉलो अप है कि इज इट फेयर टू से कि मोदी जी ने जो सालों की, दहाइयों की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको बरकरार रखते हुए उनकी कॉन्टिन्यूटी का एडवांटेज क्लियरली ले रहे हैं। आप जैसे आपने देखा स्पीच एनालिसिस में कि मेरा ख्याल है एक दिन में 55 या 60 बार डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी जो 2-3 उनकी स्पीचेस थी। सबसे ज्यादा लफ्ज अंग्रेजी का जो इस्तेमाल किया, डेमोक्रेसी 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 का कार्ड खेला। तो ये तो ठीक है, समझ आती है, इट्स गुड पॉलिटिक्स ऑन मोदीज पार्ट, इट्स ग्रेट डिप्लोमेसी इन फैक्ट। मगर, और वो भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि वो फ्लॉड डेमोक्रेसी है, वो भी कह सकते हैं कि तुम भी फ्लॉड हो, हम भी फ्लॉड हैं। मगर अमेरिका कब तक ये टॉलरेट करता रहेगा? ऑब्वियसली डिक्टेटर तो वो बनना आसान नहीं है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, मगर बिहेवियर तो डिक्टेटर्स वाला इंक्रीज होता जा रहा है। तो अमेरिका तो जो ओबामा ने कहा था ना, ओबामा के क्रिटिक जो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही आ गया था, वो जी उस सुबह आ गया था, वो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंटली अरेंज था। ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि आप कि यूएस गवर्नमेंट ने ओबामा से कहा होगा तो हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। बट इट्स गुड जर्नलिज्म ऑन सीएनएन's part. It's very good journalism on CNN's part. Excellent journalism on CNN's part. क्रिश्चियन अमनपुर ने बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने कहा, हिंदुस्तान इलिबरल डेमोक्रेसी, ये नहीं कहा कि ऑटोक्रेसी है। उन्होंने कहा चाइना ऑटोक्रेसी है, हिंदुस्तान इलिबरल डेमोक्रेसी है। ये कॉन्सेप्ट फरीद ज़कारिया ने क्रिएट किया था। ये पॉलिटिकल साइंस से ये भी आता है। जो हम कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं ना, इलिबरल होगा जो इलेक्शन के बीच क्या हो रहा है, लिबरल फ्रीडम्स मेंटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो जो स्लैप ऑन द रिस्ट है, उसमें क्या हो सकता है? उसमें एक जवाब मोदी जी का ये है, जो सही है, गलत नहीं है वो, कि जो बेनिफिट्स हैं, जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, कुकिंग गैस, राइट, हाउस बिल्डिंग, टॉयलेट्स, मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स। भाई टॉयलेट्स कोई रिच आदमी को थोड़ी चाहिए, मिडिल क्लास को थोड़ी चाहिए। टॉयलेट्स जो हैं वो गरीब लोगों को चाहिए।
तो मिलियंस ऑफ टॉयलेट जो बनाए हैं, उस हमारी रिसर्च ये कहती है, हमने रिसर्च काफी की है पब्लिक सर्विसेज पे, वहां हिंदू मुस्लिम डिस्टिंक्शन नहीं है, Got वहां it. नहीं है वो डिस्टिंक्शन। तो ये भी उन्होंने कहा होगा एक्चुअली उनके जब उन्होंने सबरीना सिद्दीकी को रिस्पॉन्ड किया है, तो मेरे ख्याल से एक लाइन है उसमें, बेनिफिट सबको मिल रहे हैं, आप है। चेक कर लीजिए दोबारा, जी 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 है। एक लाइन है उसमें, बेनिफिट सबको बराबर मिल रहे हैं। वो बात हम अपनी रिसर्च से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उसमें हिंदू मुस्लिम डिस्टिंक्शन आया है। जो उनके वेलफेयर प्रोग्राम है 2014 के बाद, बहुत बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम क्रिएट किया गया। ठीक, अब पानी की बात है, हर घर में पानी का टैप, ये नया प्रोग्राम जो है, उसमें हिंदू मुस्लिम डिस्टिंक्शन नहीं है। और जो आपने बात की कि मुसलमानों को घर नहीं खरीद सकते आसानी से, या मुंबई में या उसमें, वो सब प्राइवेट मार्केट जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, वो उसकी बात है। आप ये कह सकते हैं गुजरात में मामला पब्लिक रूल्स के थ्रू है, ये आप कह सकते हैं, ये सही बात है। जिस तरह से लॉस गुजरात में बने हैं, उसमें मुसलमानों के बस का नहीं है कि हिंदू एरिया में खरीद लें वो अपना घर, ये बात नोट करनी चाहिए। लेकिन ये गुजरात में ही है, और जगह नहीं है, एज अ मैटर ऑफ लॉ। But it must be stated कि गुजरात इनका होम स्टेट है, it must be stated गुजरात for the इनका होम record. स्टेट है, वो तो आपको नोट करना पड़ेगा ना। गुजरात में अगर वो वहां से और स्प्रेड और स्टेट में नहीं जा पाएगा आसानी से, जब तक उनकी खुद की सरकार नहीं होगी। अगर आधी स्टेट्स में उनकी खुद की सरकार नहीं, तो आधी स्टेट थोड़ी करेंगी। ठीक है, तो अब इस तरह से उसको देखिए, तो उसमें ये है कि हम लिबरल हैं, लिबरल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और हमारी पॉलिटिक्स भी लिबरल है। हमारे लिए जो डिक्लाइन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी हुआ है इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, और उसके लिए हम अपने कॉलम्स के थ्रू और हमारे अपने लाइक माइंडेड लोगों के थ्रू हम चैलेंज करते हैं मोदी जी को। लेकिन इलेक्शन पे चैलेंज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, डेटा नहीं है उस पर, नहीं हो सकता। इलेक्शन फ्री एंड फेयर है और रेगुलर है, और ये हारते उसका भी हैं और फायदा। जीतते भी हैं। अच्छा, आप एक और समझिए, मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का है वो इलेक्टोरल है। बाकी इलेक्शन मिल गया, इलेक्शन जीत के आ गए, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो पॉपुलर विल एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मुसलमानों पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहा है तो पॉपुलर विल में है, उनका आर्गुमेंट ये होगा ना। अगर फ्रीडम पे प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, वो पॉपुलर विल के थ्रू हो रहा है। टफ आर्गुमेंट टू बीट, टफ है ना? आर्गुमेंट टू बीट। और वो कह रहे हैं एनजीओ को हम अटैक कर रहे हैं, वो पॉपुलर आर्गुमेंट है, वो पॉपुलर विल एक्सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं कह सकते आप, ये आर्गुमेंट टफ आर्गुमेंट भी नहीं, इट्स एन आर्गुमेंट टू बीट। क्योंकि जो ये सोचना पड़ेगा, जो वोटर ने वोट किया है वो किस वजह से वोट किया है, किस इश्यूज पे वोट किया है, तो वो तो हम अपने सर्वेस के थ्रू आपको बता सकते हैं ना। ये नहीं है कि वोटर कह रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले जाएं, ये नहीं है कि वोटर कह रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ले जाएं, ये सब नहीं लग रहा। माइनॉरिटीज पे बात जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, कि वोटर ए हिंदू मेजोरिटेरियन वोट एमर्ज हो रहा है हिंदुस्तान में, जो नहीं था 2014 तक। कांग्रेस पार्टी को आप हिंदू मेजोरिटेरियन पार्टी नहीं कह सकते, पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता था, वो पॉलिटिकल साइंस सपोर्ट नहीं कर सकती उसको। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन किया, उसमें हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म आप नहीं कह सकते हैं। जिसका क्लेम जिन्ना साहब करते थे कि ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी हिंदू मेजोरिटेरियन बन जाएगी, वो बनी है अब 2014 के बाद। 70 साल बाद, इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद वो बन रही है, अभी भी पूरी तरह से नहीं बनी, क्योंकि उन 13 स्टेट्स को भी तो कैप्चर करना पड़ेगा ना उनको, राइट? वो आसान नहीं है वो 13 स्टेट को कैप्चर करना, बल्कि अब ये लग रहा है कि 13 से ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो नॉन बीजेपी होंगी। क्या होगा 2024 के नेशनल इलेक्शन में, ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 13 स्टेट्स से ज्यादा शायद स्टेट्स नॉन बीजेपी हो जाएंगी, ये तो लग ही रहा है। ठीक है, देखिए, तो ये आपका पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल जो है पाकिस्तान वाला, देखिए पैराग्राफ 32 जो है इस जॉइंट स्टेटमेंट में, आपने एक कल के एक प्रोग्राम में ये कहा कि वो पहली बार नहीं आया है, आपने सोचा था कि पहली बार ऑफिशियली और फॉर्मली आया है। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि वो 4 साल पहले भी, शायद 5 साल पहले भी यही लैंग्वेज थी, तकरीबन, राइट? हाँ, तकरीबन यही लैंग्वेज थी।
चलिए मान लेते हैं बात, लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल विजिट नहीं थी वो 4-5 साल पहले। पार्टनरशिप बनाने की, देखिए हिंदुस्तान का कितना बड़ी डिमांड कंसीड हुई है। वो कह रहे हैं कि हम अलायंस पार्टनर नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान अलायंस पार्टनर था, हम अलायंस पार्टनर नहीं बनते। हम ना सीटों के पार्ट थे, ना हम सेंटों के पार्ट थे, ना हमने ज्वाइन किया अगेंस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, तो हम अलायंस पार्टनर नहीं बनना चाहते। और ना हम रशिया में सपोर्ट कर रहे हैं आपको, रशिया के हाँ, खिलाफ। ना हम रशिया में सपोर्ट कर रहे हैं आपको। हमने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया अभी तक। हमने जनरल टर्म्स में बोल दिया है कि वॉर अब नहीं होनी चाहिए, ये कह दिया हमने। ठीक है, और हम उनसे उनका तेल खरीद रहे हैं। हम तेल खरीद रहे हैं। हमारा इतने हमारी वेपनरी जो है वो सोवियत यूनियन के जमाने से, जब रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट होता था, राइट, हम सोवियत यूनियन के जमाने से हमारा वेपन सारे वहां से आ रहे हैं। हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। वेपन डिक्रीज इंस्टेंटली थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब जो साइन हुआ है, डिफेंस डील्स जो साइन हुई हैं, अब ये आइडिया की जेट इंजन, फाइटर जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान में बनाएगी, को प्रोड्यूस करेगी, और वो जेट इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट। और हाई टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स, जिनकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी हाईएस्ट है, टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स भी मिलेंगे, जिससे हिंदुस्तान एक्सप्लोर करेगा बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे भी और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी। इंटेलिजेंस कलेक्ट हो सकती है उससे, बेटर इंटेलिजेंस देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये कहा जाता है। ये आप डिफेंस एक्सपर्ट मुझसे ज्यादा बड़े हैं, तो आप बताइए कि ये सही है कि नहीं। बट एनीवे, सवाल ये है कि टॉप ऑफ द लाइन इंटेलिजेंस ड्रोन्स, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिली है विदाउट इंडिया कमिटिंग टू एन अलायंस। पाकिस्तान कमिटेड इटसेल्फ टू एन अलायंस, इस तरह से दोस्ती बनी थी। यहां दोस्ती बन रही है, अलायंस में कमिटमेंट, अलायंस बनाने का कमिटमेंट नहीं है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है। वेरी बिग डील, वेरी ये बिग बहुत डिफरेंस, बड़ा डेवलपमेंट है ना। वेरी तो बिग। इसको, और इसका रीजन चाइना है। देखिए, अगर ये चाइना का राइज नहीं होता और चाइना को ये एडवर्सरी की नंबर 1 की तरह नहीं देखते वॉशिंगटन में, तो ये नहीं हो पाता, राइट। तो अब पाकिस्तान के लिए जो पैराग्राफ 32 है, वो हर पाकिस्तानी, देखिए दो तरह, कुछ तो जो हैं जो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, जिस तरह से पॉलिटिक्स चली है पाकिस्तान में, वो उनको तो बहुत बुरा लगेगा। कुछ हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि ये टर्न जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का है, कि उसमें हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं। ये टर्न जो पॉलिटिक्स में आया है, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी नुकसान होगा। देखिए, उसका एविडेंस अब फाइनली आ गया, राइट। अब तो उसमें आप जो उसमें दो तरह के जो पाकिस्तान में आर्गुमेंट थे। एक तो आर्गुमेंट था कि भाई ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। दूसरा आर्गुमेंट कई लोगों का था, जिनको बहुत लोगों को मैं जानता हूं, कि भाई नहीं, ये इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इस तरह से नेशनल इंटरेस्ट नहीं परस्यू किया जा सकता। बॉम्बे के अटैक से नेशनल इंटरेस्ट नहीं परस्यू किया जा सकता। उसमें सबको जो है, बहुत सारे हिंदुस्तानी जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ कुछ पीस होनी चाहिए, उनको भी समझ में नहीं आया कि भाई आप बॉम्बे को कैसे अटैक कर सकते। आर्मी को अटैक कीजिए, मान लिया, आप पैरामिलिट्री को अटैक कीजिए, बॉम्बे में जाके सिविलियंस को अटैक करना या पार्लियामेंट में अटैक होना, ये जो है, हम लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सुलह होनी चाहिए, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये देखना, ये समझना कि ये क्यों है। तो एनीवे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं जिनको मैं जानता हूं, जो एक कहते आए हैं कि ये गलत टर्न था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी पॉलिटिक्स का गलत टर्न था, ये दिस इज नॉट द वे यू परस्यू नेशनल इंटरेस्ट, राइट। तो उसमें जो है, उन लोगों के लिए, जैसे हुसैन हक्कानी ने कहा है कि मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था कि ये गलत है। उन्होंने तो ट्वीट किया, पब्लिकली बोला है ना। ये प्राइवेट डिस्कशन विद वार्ष्णेय नहीं है, ये पब्लिक स्टेटमेंट है हुसैन हक्कानी का, फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये तो हम बहुत सालों से कह रहे हैं, एज एम्बेसडर भी कह रहे थे।
जब बॉम्बे अटैक हुआ था तो एम्बेसडर थे, जब ये CNN या NBC पे आए, हमें याद नहीं आ रहा कहाँ, PBS में, इनके लिए इनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमें याद है, हमने लाइव देखा था वो। Hussain Haqqani as ambassador, Pakistan's ambassador to the United States, was finding it extremely difficult to defend the attack on Bombay, right? और हम लोग भी इस वक्त टेलीविजन पे थे, हम तो NPR पे थे नजम सेठी के साथ। नजम सेठी को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था बहुत। मुझे याद है, मुझसे पूछा गया कि इसमें पाकिस्तान ऑफिशियली इन्वॉल्व है। मैंने कहा आप नजम सेठी से पूछिए, उनको बहुत ज्यादा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बारे में, ज्यादा मालूम है, मुझे तो कम मालूम है। तो नजम सेठी डिफेंड नहीं कर पा रहे थे ऑन नेशनल पब्लिक रेडियो, राइट? वो लाहौर से थे, मैं दिल्ली में, नहीं दिल्ली नहीं, यहाँ बॉस्टन से था। तो ये जो है, ये जो इस स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट पहले भी आया है 5 साल बाद, इट इज नॉट पॉलिटिकली एज इंपॉर्टेंट एज पैराग्राफ 32 टुडे, राइट, आज जो हुआ है, राइट, एज पैराग्राफ 32 2 days बैक। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट, वेरी एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू पाकिस्तान, very explicit open reference to Pakistan while you're celebrating your friendship with India, right? तो ये politically बहुत ही significant paragraph है। और आप एज पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल, आप सोचिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए उसके बारे में कि ये इसका इम्प्लीकेशन क्या है। मैं कुछ कह सकता हूं उसके बारे में, लेकिन इम्प्लीकेशन आप सोचिए कि क्या है। आप पाकिस्तान में डिबेट होनी चाहिए कि भाई इसका एज फ्रेंडशिप विद इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन अ वे दैट इट हैज नेवर बीन सेलिब्रेटेड। उस मोमेंट पे पैराग्राफ 32 की पॉलिटिकल और पॉलिसी सिग्निफिकेंस क्या है? ये सवाल आपके लिए बहुत बड़ा है अभी। वाकई बड़ा है, और इमीडिएट जो इसका जो नीजक है कम से कम वो ये है कि द boat has sailed as far as capturing Washington's largesse and attention is concerned. पहले तो ये काफी क्लियर हो गया। दूसरा कि हिंदुस्तान के साथ जो अब नॉर्मलाइजेशन है, वो आपको किसी ना किसी सूरत में, अगर आप चाहते हैं कि एक अमेरिका कम से कम के साथ आपके ताल्लुकात रीजनेबल रहें, डिसेंट रहें, फंक्शनल रहें, तो आपको नॉर्मलाइजेशन परसू करनी पड़ेगी। या तीसरा, दोनों को रद्द कर दें, एक तरफ कहें कि ऐसी की तैसी अमेरिका की, ऐसी की तैसी हिंदुस्तान की, और जो खैमा है और पूरे जो तोपों का रुख है वो उनकी तरफ करें, और आके खैमे में बैठ जाएं चाइना के। क्लियरली आप चाइना के ये जो आधा पौना दोस्ती इधर थी, आधी पौनी दोस्ती उधर थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैलेंस था पाकिस्तान का, दहाइयों से बैलेंस था कि अमेरिका के साथ भी इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं, चाइना के भी भाई भाई हैं। पाक चीन भाई भाई एक तरफ, अमेरिकन के, नेटो के दोस्त, सीटो के दोस्त, सेंटो के दोस्त एक तरफ। बड़ा रेयर, बड़ा मैं कहता हूं इट वाज अ रेयर प्रिविलेज। ज्यादा मुल्क नहीं है दुनिया की तारीख में, 20वीं सदी की, 21वीं सदी की तारीख में, जिन्होंने ये जो ब्रिज है ये ट्रैवर्स किया है। बल्कि ये ब्रिज ऐसे नहीं खाली ट्रैवर्स किया, बनाया भी है इन दोनों के दरमियान ब्रिज। मगर वो ब्रिज आपने खुद ही उड़ा दिया अपनी बाकी हरकतें करके, जो आपने की हैं, अफगानिस्तान में की हैं, मुंबई में की हैं, जिधर भी की हैं, वो ब्रिज आपने खुद ही, जो आपने बनाया था इन दोनों के दरमियान, आपने उड़ा दिया। So now I think you are faced with a moment of reckoning, but this is more about you. आप मुझे बताइए कि आप क्या देखते हैं पाकिस्तान पॉलिसी ऑप्शंस नाउ? देखिए, हमने एक आर्टिकल लिखा था, कई आर्टिकल लिखे हैं, एक बड़ा आर्टिकल लिखा था, उसमें एक, देखिए, सलमान रुश्दी की किताब जो शेम है, जो नॉवेल है, मेरी फेवरेट सलमान की किताब है वो। हाँ, मेरी भी फेवरेट। मैं उसको भी मिडनाइट चिल्ड्रन आप मान लीजिए, ओरिजिनल वही है। शेम उसी लिटरेरी स्टाइल में yes. उसका कंटिन्यूएशन है। तो आप कह सकते हैं सलमान की दैट मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो ट्रूली ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल इमेजिनेशन है। और कह सकते हैं कि शेम उसके बाद आती है, लेकिन शेम मेरी फेवरेट किताब है। तो उन्होंने उसमें उसका एक कैरेक्टर है, उस शेम में कहता है कि परहैप्स पाकिस्तान वाज इनसफिशिएंटली इमेजिन्ड। ठीक है, I remember that character. तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इज पाकिस्तान इनसफिशिएंटली इमेजिन्ड, राइट? तो उसमें एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग
पॉइंट जो मैंने हुसैन हक्कानी की किताब से, बिटवीन मॉस्क एंड, क्या था वो, कौन सी किताब थी, बिटवीन मॉस्क एंड आर्मी, मिलिट्री। बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जिन्ना साहब ने के पेपर्स में कहीं ये है, जो उन्होंने देख रखे हैं कि पेपर्स में ये कहीं है, वैसे पब्लिक स्टेटमेंट आया है कि मुझे नहीं मालूम, जिन्ना साहब ने पब्लिक स्टेटमेंट, लेकिन उनके पेपर, जिन्ना पेपर्स में है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता दोनों की इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा होना चाहिए जो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का है। कनाडा में एंड कनाडा की आइडेंटिटी का सोर्स एंटी अमेरिकनिज्म है, ये माना जाता है। अदरवाइज उनका फ्रेंच कनाडा और इंग्लिश कनाडा साथ नहीं आ सकते। उनके इंटरनल डिफरेंसेस इस तरह से सीमेंट होते हैं कि दोनों का एडवर्सेरियल अगर आप कहते हैं, इट्स टू स्ट्रॉन्ग अ टर्म, बट थोड़ी एंटी अमेरिकन फीलिंग की वजह से उनकी नेशनल यूनिटी बनी हुई है। कंपेटिटिव है दोनों, दे फील बट कंपेटिटिव, तो मैंने ये कहा था कि क्या एडवर्सेरियल रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की है, क्या उसको कंपेटिटिव बना सकते हैं आप? तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान बना है 1947 में, तो ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आइडेंटिटी में एक बात तो हमेशा आएगी, पाकिस्तान इज नॉट इंडिया, ये तो आएगी ना, ये तो ड्यूरेबल कैरेक्टरिस्टिक हुई ना। तो हम नेशनलिज्म स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रिटेन और फ्रांस की रिलेशनशिप जो हिस्टोरिकली थी, उसमें एक एडवर्सेरियल एलिमेंट था। और आप लिंडा कॉली की किताब अगर पढ़ें, जिसमें कि ब्रिटेन कैसे नेशन बना, तो उसमें एंटी फ्रेंच और एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। आप उसकी जो बेस्ट बुक जो आई है, कैसे ब्रिटेन एक नेशन बना है, उसमें जो मोस्ट रीसेंट बुक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपका मुद्दा यह है कि दुश्मनी को हेल्दी कंपटीशन मतलब मुखालफत, दुश्मनी और मुखालफत में फर्क है ना। दुश्मनी इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मगर मुखालिफ है आप, क्योंकि एक मुल्क आपको पसंद नहीं था, आपने बंटवारा करके तो हम ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रिकेट में तो हम आगे थे ही, ठीक है, क्रिकेट में आगे बहुत साल थे। अब हो सकता है दोबारा फिर, हो सकता है दोबारा आगे बढ़ जाएं, ये भी है। बाबर आजम और क्या नाम है उसका, आपका लेफ्ट हैंड जो फास्ट बॉलर है, अब शाहीन अफरीदी को जिस तरह से रोहित शर्मा को उन्होंने बोल्ड किया, जिस तरह से क्लीन बोल्ड जिस तरह से किया, जिस तरह से उनका हाथ आता है, जिस स्पीड पे आता है, कैसे जो है वो जो स्विंग करती है, और कैसे हो या तो बैट पैड के बीच में निकल के जाए। अगर एनीवे, पॉइंट इज, क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं, हॉकी में आगे बढ़ सकते थे। इकोनॉमी देखिए हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी भी काफी हमने लिखा है ना, वो भी हमारा एक फील्ड है। 1960s में ग्रोथ रेट पाकिस्तान का ज्यादा था हिंदुस्तान से, 1980s में ग्रोथ रेट ज्यादा था, मिड 1990, जो पाकिस्तान का जीडीपी हिंदुस्तान से ज्यादा था, राइट, जीडीपी पर कैपिटा, सॉरी नॉट जीडीपी, तो नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है, पांच गुना बड़ा है ना, पांच गुना, 5 से 6 गुना बड़ा है। तो जीडीपी तो नहीं हो सकता आसानी से, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा था, ग्रोथ रेट इकोनॉमिक ज्यादा था। वो सब जो है वो इट्स नाउ मैटर ऑफ हिस्ट्री ना। अब जो ये अफगानिस्तान का जो टर्न था, और जो जिया साहब के अंडर जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्न था, उसमें इकोनॉमिक्स जितनी निग्लेक्ट हुई है, और जैसे कहते हैं ना कि अब आजकल हम कह रहे हैं कि शी जिनपिंग के राइज के बाद सिक्योरिटी हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक्स इन चाइना, ठीक है, ये कहा जाता है। बहुत अच्छे आर्टिकल आ रहे हैं, बहुत रिसर्च आर्टिकल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इस पे, सिक्योरिटी, प्राइमेसी ऑफ सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक्स आफ्टर द राइज ऑफ शी जिनपिंग इन चाइना। अंडर डेंग शाओपिंग दैट वाज नॉट द केस। डेंग शाओपिंग ने इकोनॉमिक्स ओवर सिक्योरिटी का एक पैराडाइम पेश किया अपने चाइनीज सिटीजन्स के लिए, वो चला काफी। तो पैराडाइम जो है वो क्लियरली अंडर जिया सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक्स बन गया। अगर वो 80s में ग्रोथ रेट हाई था, उसमें पार्टली द रीजन आल्सो वाज कि यूएस एड काफी थी, थोड़ा ऐसा ही है, राइट, यूएस एड काफी थी, उसका कंट्रीब्यूशन ग्रोथ पे काफी था, राइट। तो अब जो है वो 1990 के बाद अब कितने साल हो गए,
3 डेकेड्स हो गई, 30 साल से ज्यादा हो गए, तब अगर 30 साल तक अगर लोअर ग्रोथ रेट रहेगा हिंदुस्तान विज़-विज़ हिंदुस्तान, तो जीडीपी पर कैपिटा भी कम हो जाएगा। जो प्रोग्रेस की हुई थी बिटवीन 1960 एंड 1990 वो नहीं रहेगी। तो उसमें इसलिए ये है, इकोनॉमिक्स में बढ़ सकते थे, इकोनॉमिक क्लियरली अपॉर्चुनिटी थी। इकोनॉमिकली पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया बिटवीन 1960 एंड 1990। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ 1970s इंसिडेंटली। ये जो आप ग्रोथ रेट देखें, जिसमें कहा जाता है कभी कभी कि शाहिद जावेद बर्की जैसे कहते हैं कि नहीं, 1960s में अंडर मिलिट्री वी ग्रो, 1980s में अंडर द मिलिट्री वी ग्रो, एंड इन 1970 अंडर सिविलियन रूल वी डिड नॉट ग्रो, एंड 1990s वंस अगेन अंडर सिविलियन रूल वी डिड नॉट ग्रो। शाहिद जावेद बर्की ने ये आर्ग्यूमेंट मैंने उनको कायरो में सुना जब हम लोग एक ही कॉन्फ्रेंस में थे। तो वो बहुत सारे, अगर आप उसको ब्रेकअप दूसरी तरह से कर सकते हैं, 1960 टू 1990 ग्रोथ रेट इज हायर, ओवरऑल ग्रोथ इंक्लूडिंग द 1970s। तो वो जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो हो सकती थी, जो स्पोर्ट्स में कीजिए, कंपटीशन, डू बेटर देन इंडिया, वो क्या जो है एंटी इंडियन फाउंडेशन जो है पाकिस्तान की, कैन इट बी टर्न इनटू कंपटीशन विद इंडिया, इज द रियल इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल चैलेंज। ये मैंने लिखा है। ये कनाडा में कनाडा और चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कितना ट्रेड है, बहुत ट्रेड है। मगर अब आशु, टू रैप दैट बिट अप, कहीं से कोई भी ट्रेजेक्टरी, कोई भी प्रोजेक्शन, कोई भी एस्टिमेट, किसी भी हिसाब से, शायद क्रिकेट आखिरी रह गया है जिधर पैरिटी हो सकती है, वो भी वंस इन अ वाइल, स्टैट्स जो हैं उसके भी अब बदलने लग गए हैं, मगर ओवरऑल कहीं से ये जो पैरिटी है ये नहीं नजर आ रही। एंड व्हाट डज दिस मीन मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेट पावर राइवलरी को अब मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान नाउ हैज लिमिटेड ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ अमेरिका, might have to pivot permanently into China's camp, maybe with some largesse from the Arab states, जो अब clients हैं वो अरबी लगता है, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइटिंग लगता है, अब वो पेट्रन जो हैं वो अरबी होंगे, ये नजर आ रहा है, who are sort of proxies of America in some way or the other, जो पाकिस्तानी इमेजिनेशन में ये फिर भी वेस्टवर्ड लीनिंग कीड़ा आप कह सकते हैं, जो जरासीम है, ये रहेंगे। Pakistan won't be able to cut off its western leaning arm, its leftist arm versus its right arm. Premised on that, what options does Pakistan face? Reimagining का तो आपने explain किया, opportunity lost आपने explain किया, बट अब अगर आप पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं उनके सामने आज बैठे होते, स्टेट डिपार्टमेंट के सामने नहीं बैठे होते, और वो आपको सुन रहे होते, और वो बाय द वे सुन रहे हैं, शौक से सुनते हैं हमारा शो, तो उनके पास इस वक्त क्या ऑप्शंस रह गए हैं? आप क्या बताएंगे? देखिए, वन स्पेसिफिक कमेंट ऑन द रिलेशनशिप विद, जो आप कहते हैं अरबी रिलेशनशिप आपकी क्या है, जो उसमें भी देखिए इंडिया का एडवांस बहुत हुआ है। Yes. ये आपको मानना पड़ेगा। Yes, absolutely. Modi ji is seen widely as an anti-Muslim politician by Muslims as well as liberals. ठीक है। आपने कहा था ना 1000 साल कि उसके बारे में लेट्स सेपरेटली हम बात करते हैं। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज किया है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने उस पर भी लिखा है काफी। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान, मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें गल्फ और सऊदी अरेबिया और अब इजिप्ट, देखिए इजिप्ट के साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आज साइन हुआ है डॉक्यूमेंट। देखिए, इजिप्ट बहुत बड़ी एक, आप सिर्फ अगर अरब परिप्रेक्ष्य में, अरब पर्सपेक्टिव से देखें तो इजिप्ट हैज हिस्टोरिकली बीन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नहीं, राइज ऑफ द गल्फ इज मोर रिसेंट, बट इजिप्ट और सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। उन दोनों के साथ हिंदुस्तान की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, राइट? देखिए, तो उसमें जो कश्मीर का सवाल आपने कहा था 370 का, देखिए उसमें सपोर्ट आपको टर्की से मिला, पाकिस्तान को सपोर्ट आपको अरब कंट्री से नहीं मिला, कश्मीर पे भी नहीं मिला जब आर्टिकल 370 विड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए ये सवाल ये बहुत ही इंटरनली सोचना पड़ेगा। तो वहां से भी सपोर्ट नहीं, उस तरह की नहीं आ रही जो आपको चाहिए। इमरान खान का पब्लिक स्टेटमेंट था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा टर्की के अलावा कश्मीर पे।
राइट? मैंने वो पब्लिक स्टेटमेंट पढ़ा है वो। तो इसलिए ये सोचना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। उसमें एक सवाल बार बार ये आएगा कि हाँ, हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज करना जरूरी है। अब वो, और ये भी है कि जब तक फौज नहीं कहती तब तक नॉर्मलाइज नहीं होगा। सिविलियंस कहेंगे और फौज अगेंस्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपने आपके पिछले 2 शो में बार बार आपने कहा कि तिजारत करनी थी, ये इमरान खान ने कहा, और उसके बाद एज कॉमर्स मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बदल दिया उसको। और ये क्या क्यों हुआ? क्या फौज ने, आईएसआई ने कुछ ऐसी बात की? फौज का एक साइड जो थी कि तिजारत होनी चाहिए, दूसरी साइड थी तिजारत नहीं होनी चाहिए, राइट? तो देखिए, अजीब सी बात। पहली, हाँ, पहली बात तो तिजारत से शुरू की। तिजारत इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। हम देखिए, हम बहुत कुछ कॉन्फ्रेंसेस में रहे हैं जहां पे गए थे से, एक बार हमें याद है ससेक्स में कॉन्फ्रेंस में थे हम, जब उस वक्त मिशिगन में थे, जहां जहां पे आप हमारे स्टूडेंट थे। वहां पे काफी पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी आए हुए थे, पाकिस्तानी प्रोफेसर्स, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी एनजीओ लीडर्स, उन सबको इकट्ठा किया गया ससेक्स में। कुछ हिंदुस्तान से बुलाया गया, जर्नलिस्ट, राइट? और मुझको बुलाया एज एन एकेडमिक, उन्होंने मिशिगन से। तो मैं वहां पहुंचा, तो पाकिस्तानी बिजनेस वालों ने बार बार कहा कि तिजारत हिंदुस्तान के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक बड़ा उसका बहुत बड़ी मिसाल बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कह रहे थे कि हमारे ट्रकों के सारे टायर जो हैं वो हिंदुस्तान से आते हैं, लेकिन गल्फ के थ्रू आते हैं, और उसमें मेड इन कुछ यूएई लिखा होता है या मेड इन कुछ लिखा होता है। और उससे हमारी जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, उसमें हर साल 50 से 100 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि वो घूम के आता है। अगर वो सीधा बंबई से आ जाए, सीधा दिल्ली से आ जाए, तो 50 से 100 मिलियन डॉलर हर साल कम खर्च होंगे, और राइट? तो ऐसी ये बहुत सारे मिसालें हैं, बहुत ऐसे सारी बहुत सारे इंडस्ट्री। आपको मिल जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट होना, ये सबके सामने है। वो तो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग करीब 50 लोग थे ना वहां, 25 पाकिस्तान से, 25 हिंदुस्तान से, हम लोग 50 लोग थे। तो उसमें ये है कि इस तरह की तिजारत से फायदा होगा। हिंदुस्तान का पता नहीं चावल आएगा या क्या आएगा, या आपके टेक्सटाइल्स बहुत अच्छे हैं वो आएंगे, हमें नहीं, मतलब वो तो इंडिया के बिजनेसमैन सोचेंगे उसके बारे में, वगैरह वगैरह। अम, अ, तो उसमें ये है कि अरे, आपके कव्वाल भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी क्या बात है? अली सेठी कोई कम है? अली सेठी की जरा सुनिए, अली सेठी कितने पॉपुलर है हिंदुस्तान में। कोक स्टूडियो इज अ बिग, इज कोक आल्सो अ बिग स्टूडियो, हम एक्सपोर्ट आइटम। आपको कोक स्टूडियो, हिंदुस्तान कोक स्टूडियो से बहुत आगे है। मगर यही दो चार चीजें रह गई ना आशु। हाँ, कोक स्टूडियो उसमें से लेकिन मुल्क नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स में तो लंबा खेल है ना वो इंस्टेंट खेल नहीं है, वो लंबा खेल है। उसमें करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इकोनॉमी कैसे टर्न अराउंड करनी, पहले तो आईएमएफ से डील करो, शॉर्ट रन इशू तो वो है इस वक्त। उसके बाद फाउंडेशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन कैसे बनाई जाए फॉर स्टेडी प्रोग्रेस, वो सवाल तो शॉर्ट रन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के बाद पैदा होता है ना। मगर ये सवाल अगर आपके सामने जीएचक्यू का कोई जनरल बैठा होता तो वो साइट करता आपको। हिना रबानी खर का इंटरव्यू है 2 हफ्ते पहले, मोदी जी की आमद से 2-3 दिन पहले बड़ा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने इंटरव्यू दिया पॉलिटिको को, जरूर पढ़िएगा। और हाँ, हिना रबानी खर ने जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल की नंबर 2 हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में लिखा था कि देखें, हम तैयार हैं तिजारत के लिए, मगर हमें विंडो नहीं नजर आती, क्योंकि मोदी जी जो हैं उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करके और पाकिस्तान को बोगी मैन बना के और हेट्रेड की पॉलिटिक्स, मतलब कि मुसलमानों को एक 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 पंचिंग बैग बना के अपना मुल्क चलाते हैं, और हमें भी पंचिंग बैग बना के अपना मुल्क चलाते हैं, हाँ, अपने मुसलमान और हमें भी। तो हम तैयार हैं ट्रेड के लिए, मगर मोदी देखिए, जी तैयार नहीं है। एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। हम्म। भारत के मुसलमान हैं, उनसे पाकिस्तान के बारे को फोकस नहीं करना चाहिए। हम्म। हमारा हमेशा देखिए, मोदी जी का आर्गुमेंट ये है कि जिससे आपके 1000 वाली बात हो रही है, 1000 साल वाली, ना उधर ले मोदी गए। जी का आर्गुमेंट ये है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान एक ही हैं, और उनको एक ही, इसलिए इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान के, उनको हिंदुओं के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, अब ये उनको लीगली क्या क्या करना है इसको प्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता ये। तो
जो नेहरू जी की लड़ाई थी हिंदू राइट से, नेहरू जी की लड़ाई क्या थी, गांधी की लड़ाई क्या थी कि भाई नहीं, जो जिनको जाना है भाई हमको कैसे अब रोक सकते हैं, जिनको जाना है जाने दो, इट्स वेरी सैड कि वो जा रहे हैं, लेकिन जो यहां रुका है वो हमारा है। हिंदुस्तान के मुसलमान, देखिए टर्म है हमारे मुसलमान है वो, ये टर्म यूज हुआ है, ये टर्म यूज हुआ है। नहीं हमने किया है और लोगों ने किया, मतलब नेहरू तो किया ही है, इसमें हमारे मुसलमान है ये। तो उसमें पाकिस्तान, अगर वो मिनिस्टर कह रहे हैं कि क्या मुसलमानों के साथ पाकिस्तान, वो इंटरनल इशू हम लोगों को डील करने दीजिए उसको, ठीक है। अगर आप वो करना चाहेंगे तो पाकिस्तान अगर वो कहेगा कि भाई हमें आपके क्रिश्चियन चाहिए, हमें आपके सिख चाहिए, वो आ जाएंगे और वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ ये हो रहा है, उनके खिलाफ वो हो रहा है, ठीक है। एंड वो आपका झगड़ा है, आप उसको जरूर उसको, आप लोग जो हैं, जो लिबरल्स हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका झगड़ा है, आप करिए उसे, उनको कैसे सिक्योरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए, मिलेगी वगैरह वगैरह। तो उसमें ये है कि ये अगर टर्म जो है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे मुसलमान है, वो समझ नहीं, पाकिस्तान के मुसलमान थोड़ी है वो, ये तो कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है इस तरह से बोलना, राइट। ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक मगर उसी तरह अगर जो लड़ाई हो रही है अंदर, वो लड़ाई हो रही है मोदी जी के पॉलिटिक्स के बीच में, हमारी पॉलिटिक्स के बीच में। मगर शी कनेक्टेड दैट, हिना रब्बानी खर ने कनेक्ट किया हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट करना, और फिर साथ साथ उसी ही वेव में, उसी ही आरएसएस हिंदुत्व वाली वेव में, हाँ, पाकिस्तान को बोगी मैन हाँ, बना। तो ये तो आर्गुमेंट जो 1000 साल वाला है वही यही है ना। ये मुझे एक्सप्लेन करें। ये एक देखिए ऐसा उस और आर्गुमेंट मैं अपने में, व्यूअर्स के लिए मैं 1 मिनट आशु व्यूअर्स को रिमाइंड करवा दूं कि कांग्रेस में खड़े होके मोदी जी ने अंग्रेजी में जो स्पीच की, 1 घंटा लंबी स्पीच, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, बहुत जबरदस्त बातें भी की उन्होंने। मगर एक जो बात मुझे समझ आई, इनफैक्ट शॉकिंग लगी, नॉट टू से नॉट ऑफेंसिव भी लगी, क्योंकि मेरे भी आबा अजदाद इसी खित्ते के हैं, मैं आइसलैंड से उठ के नहीं आया मगर हमें कह दिया कि ये जो है ये फॉरेन थे, हमें 1000 साल से फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं। क्या सवाल बनता है, क्या अकबर बादशाह उमरकोट में नहीं पैदा हुआ था? क्या शाहरुख खान दिल्ली का नहीं है या जिधर का भी? तो ये सवाल बनता है कि ये क्या मतलब, हम सब बाहर के हैं? तो ये मेरा सवाल था जो मुझे शॉकिंग लगा। आप मुझे एक्सप्लेन करिए, ये क्या फिलॉसफी है? आरएसएस का ये आर्गुमेंट 1938-37 से साफ साफ है कि मुसलमान बाहर से आए और अफगानिस्तान से आए, तुर्की से आए, कुछ ईरान से आए, चलिए सेंट्रल एशिया और अरब कंट्री से आए, कुछ तुर्की से भी आए, ठीक है। ये इन्होंने हमको रूल किया है। तो जो कॉलोनाइजेशन हिंदुस्तान का है वो शुरू नहीं होता है 1757 से, जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन शुरू होता है बंगाल का। ये शुरू होता है सिंध का कैप्चर से 711 से, और दिल्ली सल्तनत जो है आपकी 1106 से जो बनती है, क्योंकि सिंध का कैप्चर तो करीब 4 साल का ही है, शायद 3 साल 4 साल का ही, उसके बाद वापस चले जाते हैं वो। उसके बाद दिल्ली सल्तनत चलती है मुगल पीरियड तक, 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है, 1107 से शायद, राइट, 1106 से शायद। तो वो लंबा पीरियड है वो, राइट। तो उनके आर्ग्यूमेंट में हिंदुस्तान का मुसलमान पहली बार तो बाहर से आए, इन्होंने ऑक्यूपाई किया, कुछ मंदिर भी तोड़े, कुछ ये भी किया, और तो हम अच्छा, ये उनका आर्ग्यूमेंट है, इसलिए कॉलोनाइजेशन शुरू होता है 711 से या सर्टनली 1100 से, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। उनका कॉलोनाइजेशन शुरू नहीं था 1757 से। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट नेहरू पॉलिटिक्स का नहीं था, इसके खिलाफ लिबरल पॉलिटिक्स लड़ रही है। ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो यहां पैदा हुए हैं, शाहरुख खान, मोहम्मद शमी हमारे फास्ट बॉलर जो हैं हिंदुस्तान के, शाहरुख खान गए, और बहुत कितने सारे फिल्म एक्टर्स हैं, कितने कितने पोएट्स हैं, कैफी आजमी, शबाना आजमी, ये क्या बाहर की हैं? ये फॉरेनर हैं क्या? ये आपके मतलब अजीम प्रेम जी, हमारे एक लीडिंग बिजनेसमैन हैं, वो क्या बाहर के हैं? वो कहां? जो लोग बाहर से आए थे, कुछ लोग बिल्कुल आए थे और उन्होंने ऑक्यूपाई किया, लेकिन अकबर कहां से बाहर से हुए? अकबर तो हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो ये जो अकबर वर्सेस बाबर या अकबर वर्सेस औरंगजेब, ये हिंदुस्तान की लिबरल पॉलिटिक्स में आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए,
नेहरू ने कहा था कि अकबर इज डिफरेंट फ्रॉम औरंगजेब। बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, मगर अकबर इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम हिज दादा, फ्रॉम बाबर। चले बाबर बाद से अकबर इज आता आल्सो है, डिफरेंट फ्रॉम बाबर, ये भी है, मगर इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अकबर सब तो जो सिंध में पैदा हुआ। झगड़ा उस वक्त, उस जमाने में बाबर पे झगड़ा नहीं हो रहा था जब वो लिख रहे थे, झगड़ा हो रहा था औरंगजेब पे। उन्होंने कहा औरंगजेब और अकबर दो डिफरेंट किस्म के रूलर्स हैं। ऐसा ही है। इसमें उन्होंने कहा कि अकबर से क्या झगड़ा हो सकता है भाई, क्या झगड़ा हो सकता है? तो और जिसने ताजमहल बनाया उससे क्या झगड़ा हो सकता है? राइट, कुतुब मीनार तो दिल्ली सल्तनत के टाइम की है, कुतुब मीनार भी जिसने बनाई, उससे क्या झगड़ा करना है? झगड़ा क्या, ताजमहल वाले से क्या झगड़ा करना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया इज ताजमहल। ठीक है, उससे क्या झगड़ा करना? तो इसलिए जो ये तो हमारा हमारा अंदरूनी झगड़ा है, हम झगड़ रहे हैं इस पे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हर मुसलमान जो है वो क्योंकि या तो कन्वर्ट हुआ है, या जो सैयद हैं और ये सब है, वो कहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स बाहर से आए थे किसी जमाने में। तो हमारा तो आर्गुमेंट ये कि हिंदू भी बाहर से आए थे। That's key. That's एंशियंट what I was trying to get at, कि हिंदू भी बाहर से आए एंशियंट थे। टाइम्स में हमारी जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री हाँ, हमने पढ़ी, जो हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, हिंदू नेशनलिस्ट हिस्ट्री में नहीं, हिंदू 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 जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं ओरिजिनली। प्रोफेशनल हिस्ट्री में है कि हिंदू बाहर से आए हैं। ऐसा ही है। राइट, हिंदू बाहर से आए, उनके बहुत सारे, और वो आए जहां बाहर से जो आए, वो जो आज का पाकिस्तान उसके थ्रू आए हैं, ऐसा ही है। इंडो गैजेटिक बेल्ट में। ऐसा ही ठीक है, है। तो आपके पास तक्षशिला है, आपके पास मोहनजोदाड़ो में जो सब जो 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 19 टीन्स के जो एक्सकवेशन है, वो 1913 14 15 16 17 में तो हुआ था। वहां पे जो एविडेंस निकली, उसमें एक एविडेंस निकली कि एक अच्छा खासा यहाँ सिविलाइजेशन था जो जो प्री हिंदू कहा जाएगा उसे। ठीक, कहीं से आर्यन लोग हैं जो कहीं से आए। अब वो उसकी जो एविडेंस मिल रही है, लैंग्वेज बेस्ड जो एविडेंस मिलती है, वो ये कि कहीं दूर से। कहीं कैस्पियन सी के आसपास कहीं से, वहां से शायद वहां से एनाटोलिया में भी मिलती है, मिलती है, मेडिटेरेनियन में भी मिलती है। मिलती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, और उस वो जो है बीजेपी का आर्गुमेंट है, वो आरएसएस का आर्गुमेंट है। कुछ बीजेपी के लोगों का आर्गुमेंट नहीं है, जिनका आर्गुमेंट नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी का आर्गुमेंट नहीं था, ये बाद में, शुरू में था, बाद में नहीं था। वो लोग हार चुके हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स में। राइट, आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो कहा था ये तो हमारे हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है, तो आरएसएस के हुआ करते थे, अब नहीं है। राइट, तो ये अंदरूनी झगड़ा है हिंदुस्तान का, और इस झगड़े में शाहरुख खान भी फंस गए। शाहरुख खान जो हैं, उनको अगर आप इंडियन हीरो नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? राइट, दिलीप कुमार आए अफगानिस्तान से, आए आपके पेशावर से, दिलीप कुमार इंडिया के हीरो बन गए। वो आ गए वहां पे, वहां बंबई रुक गए, नाम बदलना पड़ा उनको। उस जमाने इतनी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट था, नाम बदलना पड़ा उनको। उनका नाम यूसुफ कुछ था, यूसुफ खान था शायद। यूसुफ वो खान आपके पेशावर के थे। पेशावर के थे वो। ठीक है, राज कपूर भी पेशावर के, ऐसे पेशावर के हिंदू थे वो। ठीक है, तो देवानंद जो है आपके शायद लाहौर के पाकिस्तानी पंजाब से आए। लाहौर ठीक से। है, पाकिस्तानी पंजाब, सुनील दत्त पाकिस्तानी पंजाब से आए थे। राइट, तो ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। 1947 के बाद वो हिस्ट्री बदल गई है, लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग बाहर से आए थे उनका हिंदुस्तान में कोई अफेक्शन नहीं पैदा हुआ, हिंदुस्तान के लिए कोई लॉयल। उनका आर्गुमेंट है कि लॉयल्टी उनकी अभी भी मिडिल ईस्ट पे। फैंटास्टिक। आशु, ये मुझे तो ये स्कूल याद झगड़ा आ जो गया। है, ये झगड़ा हमारा अंदरूनी झगड़ा है, इसमें झगड़ा बहुत हो रहा है। राइट, और इसको 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 पहली बार नहीं कहा है। मोदी जी ने ये कहा था आपकी फेमस स्पीच, जब ये 2014 के बाद ये पहुंचे हैं न्यूयॉर्क पे, जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें जब पहली स्पीच दी थी एज प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी कहा था 1200 साल की गुलामी। 1200 साल की गुलामी जो है, ये उस आरएसएस के की टेक्स्ट में लिखा हुआ है, गोलवलकर के टेक्स्ट में लिखा हुआ है 1200 साल की गुलामी, जो 711 से शुरू होती है, जब सिंध को कैप्चर किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने कैप्चर किया। जिधर से आयरॉनिकली पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री शुरू करता है। आशु वार्ष ने मजा आ गया आज। एक तो यूनिवर्सिटी याद आ गई, यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। आई मस्ट से छुट्टी वाले दिन आपने इतना वक्त दिया। बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। ग्रेट पावर राइवलरी जो आपने कहा कि उससे समझ आती है कि चीन का राइज हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती को कैसे ट्रिगर करता है। मगर इसमें कुछ सवाल जो हैं, जो अगली बार मैं अब आपसे वक्त लूंगा, क्योंकि ये खाली चीन के राइज नहीं है। आप अगर देखें तो पाकिस्तान की जो एक
आज मेरे पास वक्त नहीं है, मगर पूछूंगा अगली बारी में आपसे कि 2002-3 में ही इंडिया के साथ 1-2-3 न्यूक्लियर डील जो है वो शुरू हो गई थी। हालांकि उन दिनों में पाकिस्तान के साथ भी एक फ्रंटलाइन अलायंस बनी हुई थी, मुशर्रफ साहब के साथ दोस्ती थी, बहुत बड़ा आप नॉन मेजर नेटो एलाय बने हुए थे। तो हिंदुस्तान की तरफ जो टिल्ट है वो खाली चीन उन दिनों में फिगर ही नहीं कर रहा था, मगर हाँ, फिर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, उसको डिस्कस करना पड़ेगा जी, क्योंकि वो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था। जी, अब वो शी जिनपिंग नहीं था उस वक्त। शी जिनपिंग तो बेचारा वो कहीं मेयर शेयर बना हुआ था, कहीं गवर्नर था। तो दिस इज अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट कि हिंदुस्तान की तरफ जो टिल्ट आया है वो क्यों आया है वॉशिंगटन में। बाय पार्टिजान टिल्ट है ये। आपने आज अपने कॉलम में लिखा, और मैं फिर से लोगों को रिमाइंड कराऊंगा, आशु के कॉलम का लिंक भी है। वो कहते हैं कि जो अमेरिकी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ज्यादा चीजों पे एग्री नहीं करते, चीन पे एग्री करते हैं कि चीन दुश्मन है, और एक और चीज पे आप एग्री करने लगे हैं कि इंडिया दोस्त है। इन पे भी इनकी बायपार्टिजान एग्रीमेंट है। और ये जो रैरिटी है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा से दहाइयों से पाकिस्तान के साथ जब दोस्ती थी तो रिपब्लिकन्स यूजुअली पाकिस्तान के दोस्त थे, और डेमोक्रेट्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस पाकिस्तान से थोड़ा सा हिचकिचाते थे, झिझक होती थी पाकिस्तान को बड़ा अपना दोस्त डिक्लेयर करने में। आशु वाचने के लिए बहुत सारे अगली बारी में सवाल हैं। बहुत जबरदस्त लगा आशु, बहुत मजा आया। मेरा संडे इससे बेहतर स्पेंड नहीं हो सकता था। मुझे यूनिवर्सिटी याद आ गई। चलते चलते मुझे ये बताएं, बल्कि सुनने वालों को बताएं, मैं इतना ही बोलता था जब मैं कॉलेज में होता था मिशिगन में आपकी क्लास में, या थोड़ा सा उस जमाने में बेहतर था? नहीं, आपका जर्नलिस्टिक करियर तो बहुत ब्रिलियंट हो गया है, इसमें तो कोई मानना पड़ेगा। आप तो हमेशा से तेज थे, क्लास में भी बहुत तेज थे। आपके कश्मीर के पेपर्स बहुत अच्छे थे, आपको A+ मिला था कश्मीर के पेपर पे। तो वो सब तो आप तो हमेशा से तेज थे, लेकिन आपको जर्नलिस्टिक करियर आपको ब्रिलियंट है। आपने जो इमरान खान के साथ जो इंटरव्यू किया है वो जर्नलिस्टिक ब्रिलियंस है। आपने जो एनालिसिस मोदी की 2 दिन पहले, वो भी, उसमें भी आपने दिखा रहे हैं कि एज अ जर्नलिस्ट, not only as a Pakistani but also as a journalist, as an intellectual आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। उसमें आप कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान को समझना पड़ेगा क्या हो रहा है अब। ये तो बहुत बात बदल गई है। तो हम इनके दोस्त हुआ करते थे, अब जो हिंदुस्तान को जो के साथ जो दोस्ती हो रही है, समझना पड़ेगा क्यों हो रही है। और हमारा पैराग्राफ 32 पढ़िए, अब उसे ऐसा लगता है ये तो दुश्मन की बात हो रही है। ऐसा ही है। वॉशिंगटन दुश्मनों के लिए इस तरह से लिखेगा ना, ऐसी बात हो रही है। पैराग्राफ 32, तो पैराग्राफ 32 तो हमको भी जो है एकदम से स्टनिंग लगा कि तो ना, ये ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। बहुत बड़ी तो तारीख में पड़ी जाएगी ये चीज। हाँ, ये सोचना पड़ेगा, ये चलते फिरते कि किसी समिट की साइडलाइन पे स्टेटमेंट नहीं थी। ये किसी समिट की साइडलाइन पे स्टेटमेंट नहीं थी। This was the birth of the Indo-US alliance. You can say that in a way. I think that played a role. Yes, Bombay played a role, and even before that, I think attack on Parliament वगैरह जो है, उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से तो कुछ जाशे मोहम्मद का ही था ना, और किसका हो सकता है वहां पे। ऐसा तो वो सब जो है, आई थिंक वहां से शुरू होती है सारी बातें। तो वो आप उन लोगों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में कैसे कर रहे थे पाकिस्तान वाले, वो उनको एक्सेप्टेबल था अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, बट उसका यूज इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं था। Lots of lessons to be learned. Professor Ashu Varshney, the one and only, मेरे उस्ताद कम लोगों को मैं ये कहता हूं, and I have thank you for your time आशु। आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ये अपना नेहरू जैकेट पहन के। नेहरू की सियासत और नेहरू की जैकेट दोनों जबरदस्त। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।